देखो आज अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है, जितना भी हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े, यानी रिएक्शन के जो स्पीड हम लोगों ने पढ़ा है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा, उसका इफेक्ट किन किन चीजों पे पड़ता है। यानी जो स्पीड था रिएक्शन का, उस स्पीड का बढ़ना और घटना किन फिजिकल क्वांटिटियों पर पड़ता है। हमारा कुछ चीजों को हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है, कुछ चीजों पर, उन्हीं चीजों पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जिसको हम ROR के भी बोलते हैं, ROR रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यानी इसकी स्पीड होती है, जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, वो फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है किन किन चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। लेकिन हमें कुछ यहाँ पे टोटल 5 के बारे में पढ़ना, 5-6 के बारे में पढ़ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीजों पे हम इफेक्ट हम उससे देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से इफेक्ट पड़ता है। इनमें से 3 चीजों को हम लेकर के देखो, जनरली जो होता है हमारा केमिकल रिएक्शन में, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो 2 चीज, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के का मतलब क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, और इनटू हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट का मतलब हमारा रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन होता है और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन होता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा इफेक्ट बाकी फिजिकल चीजों पे तो पड़ता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है, जैसे कि हम किसी के लिए मान लो कि हमारा A to B, कोई केमिकल रिएक्शन A to B के लिए हमारा जा रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन A to B के लिए जा रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, सपोज है। तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N। N का मतलब ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया, और ये हमारा हो गया रेट कांस्टेंट, और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब देखना है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, जैसे होगा प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये सब चीज पे, वॉल्यूम, ये सब चीज पे फर्क पड़ता है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हमें देखेंगे क्या के का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट किसी पे इफेक्ट होता है। हाँ, रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है। रेट कांस्टेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। तो इसके लिए लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट होता है ओनली डिपेंड होता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो अब देख लो यहां पे, लेकिन रेट कांस्टेंट हो गया, ये रेट कांस्टेंट होता है जो ओनली डिपेंड होता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, जो रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे, ये केमिकल ये फॉर्मूला है, जो ये के जो होता है ओनली डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे, ओनली डिपेंड करता है हमारा किस पे, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे। वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी रुक जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यानी रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट जो है वो ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है बाकी चीजों पे भी। तो कौन कौन बाकी चीज पे, वॉल्यूम, प्रेशर, कौन कौन होगा, हम बात करेंगे जो भी आपके पास आ रहा है, वॉल्यूम, फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने से भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम प्रेशर पे भी पड़ेगा, टेम्परेचर पे भी पड़ेगा। टेम्परेचर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोई बताओ, बिल्कुल पड़ेगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे। सोचो कि कोई केमिकल रिएक्शन चाय बनाना है, अगर चाय बनाना, सपोज दो
कॉफी या चाय बनाना है तो क्या काम करेंगे, हम नॉर्मल टेम्परेचर पर चाय बनाने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो बनने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देंगे तो चाय हमारा सब जल्दी बनेगी। समझ रहे हो बात को, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चाय जल्दी बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। तो प्रोडक्ट जल्दी कब बनेगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो भाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगे, तो वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, ये सब चीज पे तो डिपेंड करता है। साथ साथ में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन पे भी, कंसंट्रेशन पे भी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब इसके बारे में हम चलेंगे, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन पे, ज्यादा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पे आता है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो भी हम लोगों ने पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हमारा कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट, जानते हो ना कि कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। ये जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ाता ही, कैटलिस्ट हमारा बढ़ाता भी है और घटाता भी है। यानी हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा, अब देखो मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन तो इन सब चीजों पे पड़ा, इसके चीज एक और भी चीज होता है जिसका पता है, इसको सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया, मान लो कि हम ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, ठीक है, शुगर का एक हम क्या सॉलिड फॉर्म में आइस के, सॉरी क्या शुगर का क्यूब ले लेते हैं और एक शुगर का पाउडर ले लेते हैं। तो इसमें से ज्यादा कौन रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, शुगर का पाउडर, क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ गई। बताऊंगा कैसे, लेकिन उसका तो सरफेस एरिया हम इधर देखेंगे कि हमारा सरफेस एरिया पे भी पड़ेगा, एरिया पे भी पड़ेगा। अब सरफेस एरिया तो हो गई, सरफेस एरिया के बाद हम करेंगे, अब देखो और भी चीज, अगर मान लो कि रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट अगर आपका मान लो सॉलिड में, रिएक्टेंट मान लो कि सॉलिड में, और रिएक्टेंट मान लो कि कोई रिएक्टेंट मान लो कि एक गैस है, तो रिएक्टेंट का नेचर हमारा सॉलिड में है और एक रिएक्टेंट एक जगह कहीं गैस में, तो हमारा जल्दी रिएक्शन कौन कर लेगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा हमारा गैस वाला। इसी भी हमें डिपेंड करना है कि रिएक्टेंट होना कैसा चाहिए। अब बात करें कि एक जगह रिएक्टेंट हम ले लीजिए, मान लीजिए तो गोल्ड का, गोल्ड है मान लो रिएक्टेंट है, एक जगह सोडियम है, तो सोडियम हमारा जल्दी रिएक्ट करेगा गोल्ड की तुलना में, क्योंकि गोल्ड हमारा लिस्ट रिएक्टिव है मेटल में और सोडियम हाई रिएक्टिव। तो यानी हमारा रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये भी हमें ध्यान देना है कि नेचर ऑफ यानी रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट के नेचर के साथ साथ हमारा क्या डिपेंड करेगा, अब देखो मान लो कि सभी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जरूरत है, सभी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जरूरत है टेम्परेचर की। मान लो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमें टेम्परेचर देना नहीं पड़ता, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, या H2 और Cl2 आपस में मिलकर 2HCl बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वो जो रिएक्शन हो गए वो हमारा क्या होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक्सटर्नल टेम्परेचर में यूज नहीं करते, बल्कि वो लाइट के कारण होती है रिएक्शन। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के इंटेंसिटी पे भी हमारा डिपेंड करेगा। ये बात ध्यान देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो हमारा कुछ फैक्टर है, एक बात ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा टेम्परेचर पे नहीं, क्योंकि हमारा रेट कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता, वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, नेचर ऑफ रिएक्शन पे और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। अब हम इनमें से सबसे पहले हम किस पे देखेंगे, मान लो कि हम सबसे पहले कंसंट्रेशन पे देख लेते हैं, इसको हम मैटर को लेकर के चल रहे कंसंट्रेशन पर। बाकी ये अगर हमें पता चल जाएगा कंसंट्रेशन पे, तो ये और ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा जब हमें इसके बारे में पता चल जाए, कंसंट्रेशन के बारे में। तो पहले कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये और ये आसानी से पता कर सकते हैं।
तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारा इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से इस कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जब आप सोचिए कि यहाँ पे एक डिफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है, इससे आप समझ सकते हो और उसके बाद हम डेरिवेट भी कर सकते हो, उससे ग्राफ भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, विद इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, तो उसका स्पीड, प्रोडक्ट बनाने का स्पीड और बढ़ जाएगा। यानी द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, यानी रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन था उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ता चला जाएगा। जब कोलिजन बढ़ेगा जिसके कारण वो प्रोडक्ट बनाने की उनमें जल्दी होगी और तब वो जल्दी प्रोडक्ट बना देंगे और तब हमारा क्या होगा, इनका इफेक्ट यानी कंसंट्रेशन, हमारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सिंपली हम लोग जब पढ़ते थे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में भी हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पे देखते थे एक ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल, वहां पे भी देखते थे कि जब हम उसका बढ़ाते हैं रिएक्शन का कंसंट्रेशन को, जब हम बढ़ाते हैं तो ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल क्या करते हैं, उसको कम करना है, कंसंट्रेशन को कम करना है। तो कम करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का बढ़ना चाहिए। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब जल्दी स्पीड में रिएक्शन होगा। वहां भी वही चीज था, लेकिन वहां कुछ अलग कॉन्सेप्ट थे, हमें यहाँ कुछ अलग सीखना। दोनों का हमारा रिजल्टेंट एक ही आएगा, लेकिन कंसेप्ट अलग अलग। वहां पे क्या था कि हमें कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया रिएक्टेंट का, तो उसको कम करना है। कम कब होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जल्दी कब बनेगा, जब रिएक्शन स्पीड में होगा। वही यहां पे भी है कि जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम देख ले कि A to B हमारा रिएक्शन है, A to B, इसके कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू A है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ा दी। तो जैसे जितना जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, वैसे इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा, क्योंकि वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, वो यहाँ रहना नहीं चाहेगा। और ऐसा कब होगा, जब हमारा मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या काम करेंगे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कॉलिजन करेंगे, यानी ये इससे टकराएगा, कॉलिजन इससे टकराने की कोशिश करेगा, टकराने की कोशिश करेंगे, यानी एक दूसरे से हमारा कॉलिजन करेंगे। जैसे जैसे इनका कॉलिजन बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे कॉलिजन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन का इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन हमारा बढ़ जाता है। जैसे कॉलिजन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव बढ़ेगा, यानी तभी हमारा प्रोडक्ट जल्दी बना सकता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बिल्कुल पता है कि ROR की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो भी वो कंसंट्रेशन हम बात कर लेते हैं और इनके पास हमारा क्या होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ सकता है, जब कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज करेगा तब, यानी हम कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बिल्कुल हमें ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे आती है कुछ टर्म्स कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा यही बढ़ेगा, इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस। यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन इसको लिख सकते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है, इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन एक बात में समझ में नहीं आता, मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, अब देखो हम मान लो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज दैट
ए प्लस बी से कोई बना सी बी, सपोज दैट ये रिएक्शन ए प्लस बी से कोई बना सी डी रिएक्शन, सी प्लस डी बना, ठीक है, इनसे रिएक्शन बना। तो अगर हमारा ये सोच लो कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमें मान के चलते हैं कि हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या रिएक्टेंट ए प्लस बी से सी प्लस सी में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सोचना है, कैसे जाता है ये। जब हमारा ए और बी के बीच में कॉलिजन स्टार्ट होगा, जब कॉलिजन स्टार्ट होगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेगा, पहले इनके बीच में जो होगा बॉन्ड टूटेगा, फिर वो आपस में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटना बॉन्ड बनेगा, तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, और जब बॉन्ड हमारा जब आपस में मिलेगा एनर्जी रिलीज होगा। तो उसी के सेंस में हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है कॉन्सेप्ट। देखो कैसे, अगर हमारा ए प्लस बी है, तो जब हम एक एनर्जी देंगे तो आपस में कोलाइड होगा और ए बी के फॉर्म में पहले बनेगा, आपस में कोलिजन होगा। जब ए बी बनेगा तब हमारा क्या बनेगा, ए बी बनकर तब हमारा सी डी में कन्वर्ट होगा। तभी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो जाएंगे, कोलाइड में कोलिजन होगा बिटवीन, और तभी हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये हमारा क्या है, ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया है। कौन, ए प्लस बी, यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यानी मान लो कि चाय को तुम बना रहे हो, तो पहले टेम्परेचर दोगे, धीरे धीरे वो एक ऐसा टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, ऐसा टेम्परेचर होगा जहां से उससे मैक्सिमम चाय बनने की एनर्जी चाहिए, और तुम इतना एनर्जी नहीं दे पाए। मान लो तुम गैस को बहुत कम करके रखते हो, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम, और तुम सब कुछ इकट्ठा कर लिए, दूध, चाय पत्ती, जो भी कुछ हो, चीनी, शुगर, कुछ भी इकट्ठा करके उसमें रख दिया, और तुम चाय बनने का वेट कर रहे हो, उसको जितना एनर्जी चाहिए उतना तुम एनर्जी नहीं दे पा रहे, तो आपस में उनका कॉलिजन नहीं होगा, वो ट्रांजिशन में पहुंचेगा नहीं। तब ट्रांजिशन में पहुंचेगा तब प्रोडक्ट वो बन नहीं सकता। तुम वेट कर रहे हो एक घंटे, 2 घंटे, 1 दिन तक वेट करोगे तो भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर हमें मिल नहीं पा रहा, उतना हमें टेम्परेचर की बात है, उतना एनर्जी उसको मिल नहीं पा रहा, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किस स्टेट में पहुंचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो ए भी क्या है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। तो कौन सा स्टेट है, हमें इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। जब आपस में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करते हैं, बॉन्ड टूट करके बनने का काम करते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहां पे एनर्जी काफी वेरी हाई होती है, वेरी हाई एनर्जी, इनके पास वेरी हाई एनर्जी होती है, वेरी हाई एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी। और ये जब मैक्सिमम एनर्जी होगा तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब एक बात होती है, अब यहाँ पे केस 2 के लिए पढ़ें, इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं कैसे, उसके लिए ग्राफ भी पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 2 केस हो जाते हैं। सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, उसमें एनर्जी भी दिया, तो पहले जितनी एनर्जी थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। ध्यान से सुनिए, देखो जितने एनर्जी थी हमारे पहले रिएक्टेंट की, जब वो प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी कम हो गई। कब कम होगी, यानी वो एनर्जी बाहर निकल गया, कुछ रिएक्टेंट है लिया हुआ, उसकी एनर्जी हमारा मान लो हाई है, ठीक है, और जब हमारा प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी कम हो गई, यानी वो एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो गई। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी रिलीज हो। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके पास हाई एनर्जी है, ठीक है, उसके पास एनर्जी है, और जब वो प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी और बढ़ गई, पहले से भी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी और वो कंज्यूम किया, एनर्जी और लिया है, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो हमारा दो केस हो सकता है इसके लिए पढ़ना। जब हमारा ए प्लस बी से सी प्लस डी में कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि एनर्जी को कंज्यूम करे, यानी एनर्जी को वो क्या करे, वो ले, अगर एनर्जी लगा तो एंडोथर्मिक, और हो सकता है एनर्जी को रिलीज करे, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक। हम तो दोनों केस के लिए पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में हमारा एक्सोथर्मिक और फिर केस सेकंड में हमारा एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, उसको पढ़ लेते हैं। तब तक चले इसका। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि अगर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो तो उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन के लिए क्या ग्राफ बना सकते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी जानेंगे। तो मान लो केस फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। केस फर्स्ट में फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कैसा, तो सपोज दैट हमारा ए प्लस बी वो हमारा बन रहा है सी प्लस डी में। ओके, सी प्लस डी में। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। तो एनर्जी बाहर निकलता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले एनर्जी कीबोर्ड, यानी रिलीज किया, एनर्जी बाहर गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या ए प्लस बी हमारा एनर्जी बाहर की तरफ निकला, ए प्लस बी हमारा क्या होगा सी प्लस डी में, या ऐसे करके लिखा होता है हमारा क्या होता है, डेल्टा इसकी वैल्यू जो होगी हमारा लेस देन 0, यानी 0 से कम। 0 से कम क्यों, एनर्जी 0 से कम यानी माइनस में भी रहता है, यानी डेल्टा इसकी वैल्यू हमारे माइनस में ये भी दिया रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगा, कम एनर्जी बाहर की तरफ चला गया। जो रिएक्शन की जो एनर्जी थी वो एनर्जी कम हो गई, रिएक्शन पे जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी कम हो गई, तभी तो हम बोलेंगे क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन के लिए ऐसा लिखा जाता है। यानी हम देखेंगे कब कि जब कोई ए प्लस बी था वो पहले ए बी में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा सी प्लस डी में, और एनर्जी भी हमारा ये हमारा ए प्लस बी होगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट में, यानी वेरी हाई एनर्जी होगा। जब वेरी हाई एनर्जी होगा, जब 0 से हाई एनर्जी के बीच में वेरी हाई एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी होता है, ये मैक्सिमम एनर्जी होगा जहां पे ये हमारा कॉलिजन कर सकता है, तभी हमारा प्रोडक्ट बना सकता है। मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे वेरी हाई एनर्जी होगा, हाई एनर्जी होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा तो उससे फिर एनर्जी हमें मिलेगी। तो चलो इसके लिए हम देख लेते हैं। मान लो एनर्जी के लिए, एनर्जी जो भी दिया है तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ हम बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है, आप भी समझ बना सकते हो। ठीक है, मान लो कि एनर्जी है, इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में हमारा एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, और इधर की तरफ में प्रोग्रेस कर रहा है रिएक्शन, प्रोग्रेस कर रहा है रिएक्शन, जो हमारा प्रोसीड कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है इधर की तरफ रिएक्शन। ठीक है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा कोई रिएक्टेंट है, यहाँ रिएक्टेंट किसी को मान के चलते हैं ए बी कोई रिएक्टेंट, इसके पास कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। यहाँ पे एनर्जी हमारे एक्सोथर्मिक के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, अब रिएक्टेंट मान लेते हैं कि ए बी है, तो ए बी की एनर्जी हम मान लें कि यहाँ पे ए प्लस बी, यहां तक की एनर्जी ये रिएक्टेंट है, तो यहां से यहां तक जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी, ए बी। अब ए बी हमारा क्या रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, हम बोलेंगे यहां से यहां तक की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या इसको एच आर से भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैंने एक बात और भी बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एक मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है। अब चाय बनाना है तो हमें एक ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी जहां पर वो चाय बन सकता है, वहां तक एनर्जी नहीं मिली तब तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ही। तो जहां तक वो एनर्जी पूरे रिएक्शन का जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, जो हाईएस्ट एनर्जी होती है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक मान लो कि कोई हमारा क्या होगा कि यहां से देख लेते हैं,
यहाँ इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि एनर्जी है, तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी से हम समझ लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, अब क्या काम करेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को, अब रिएक्टेंट ये है, इसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनना है, तो इस रिएक्टेंट के एनर्जी को यहां तक पहुंचना पड़ेगा। रिएक्टेंट की एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, मैक्सिमम एनर्जी वहां तक वो पहुंचना है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें इस एनर्जी को टच करना ही पड़ेगा। जब तक वो टच नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो हमारा क्या काम करेगा, ये धीरे धीरे हमारा और यहां तक ये चला, ठीक है। अब यहां तक चला गया और तब अब देखो ध्यान से, इसको मान लो इधर की तरफ हम एरो बढ़ा दें, ओके, बढ़ा दिया गया। अब सोचो यहां तक एनर्जी रिएक्टेंट की थी, लेकिन वो रिएक्टेंट की एनर्जी को रिएक्शन करवाने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी है। तो ये जो एनर्जी जो होती है, रिएक्शन करवाने के लिए जो एनर्जी होती है, वो रिएक्शन को एक्टिवेट किया गया रिएक्शन करवाने के लिए, तो उस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, जो हमारा जहां तक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा और मैक्सिमम एनर्जी होगा, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी यहां से यहां तक के बीच को हम क्या बोल सकते हैं, यहां से यहां तक के बीच के एनर्जी को, यहां से यहां के बीच के एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ईए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को एक्टिवेट किया प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब यहाँ ए प्लस बी था, तो वहां पे जब हाईएस्ट एनर्जी होगा, वेरी हाई एनर्जी, वो किसमें चला जाएगा, ए बी के फॉर्म में। तो ये हमारा ए बी के फॉर्म में होगा, जहां पे हाईएस्ट एनर्जी। ये हमारा रिएक्टेंट के बीच में कॉलिजन स्टार्ट हो गया, आपस में बहुत कॉलिजन हुआ और यहाँ पे हमारा बॉन्ड टूटे भी और बॉन्ड बनना भी है। और बॉन्ड जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी लॉस होते जाएगी, एनर्जी फिर धीरे धीरे यहाँ से कम होती है। अब बात यहाँ पर सोचो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पे सोचो रिएक्टेंट की एनर्जी है। हम पढ़ रहे हैं क्या, फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए इसकी एनर्जी इतना है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी को बाहर करना है, इसकी एनर्जी जितना तो उससे एनर्जी बाहर हो जाएगा, कुछ बाहर एनर्जी चला जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बना इतना, ये इतना है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो बाहर चला गया। जब कुछ एनर्जी बाहर चला गया तो पहले रिएक्शन की जो एनर्जी थी वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या रहेगी, रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी बाहर चला गया। तो ये नीचे की तरफ हमारा कोशिश कर जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बना, ये कौन होगा, C प्लस डी। ध्यान से देखेंगे C प्लस डी। तो ये जो एनर्जी थी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, तो यहां से यहां तक की एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट का। हम ई बोल सकते हैं या एफ बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी या। अब ईपी देखो, अब देखो एनर्जी को, इसको एनर्जी को हम यहां से यहां तक हम रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, कम हो गई। रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। खुद से देखो यहाँ पे, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी जो हमारा ज्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब कितना कम होगी अगर वो देखना है, जितना कितना कम हो सकती है, जितना वो निकलेगी और जितना निकलने वाला एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी, जो हमारा बाहर की तरफ जो गया है एनर्जी इवॉल्व जितना होगी, डेल एच की वैल्यू होगी। तो डेल एच की वैल्यू हमारा क्या होगी, यहां से यहां तक हम डेल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले कितना एनर्जी थी रिएक्टेंट की और अब प्रोडक्ट की एनर्जी,
ये रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करो तो ये हमें वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू हमारा क्या होगी, डेल एच की वैल्यू होगी, यानी जितना एनर्जी हमारा इवॉल्व हुआ है वो। तो हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं कि हमारा ई आर क्या है। ई आर और एच आर को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और हमारा ईपी और एचपी क्या है, इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी फॉर, यहाँ पे एनर्जी फॉर रिएक्शन, एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ईए की बात कर लेते हैं। ईए क्या है हमारा, एक्टिवेट, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को वहां तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी थी उसको बोले एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ईटी क्या थी हमारी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी, हम उसको भी देखेंगे। मैक्सिमम एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जो एनर्जी थी उसको मैक्सिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमारा फिर क्या बचा, डेल्टा। ये क्या है हमारा, क्या होगा, जो एनर्जी हमारा बाहर हुआ है, इवॉल्व, इवॉल्व एनर्जी, एनर्जी इवॉल्व, इवॉल्व एनर्जी, तो एनर्जी हमारा बाहर निकला। तो हमारा a प्लस बी से c प्लस डी में गया। ये हम किसके लिए बनाए, ये हमारा एक्सोथर्मिक के लिए। अगर एंडोथर्मिक के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक के लिए बनाए तो अपने खुद से स्टडी कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी, जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो कम है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी जब हमारा एंडोथर्मिक करेंगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्शन से ज्यादा होगी, क्योंकि वो एनर्जी क्या कंज्यूम करेंगे। एक ग्राफ वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका हम स्क्रीनशॉट, अगर समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं कि हम ई आर और एच आर कैसे पता करेंगे, ईपी और एचपी कैसे पता करेंगे, ईएबी और एटीबी। ठीक, उसके लिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जब हम लोग एक्सोथर्मिक को देखे पढ़ लिए तो उसके बारे में कुछ ग्राफ, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाए तो स्टडी करके हम कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे देख लो, यहाँ पे मान लो ये ग्राफ दिया है, इसके बारे में बोला गया है कि ये हमारा रिएक्शन है, और रिएक्शन में हमारा ये जान लेंगे कि हमारा इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ये सब के बारे में अगर हमें देखना है तो कैसे पता करें। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्वेश्चन को देखकर दिया जाए कि अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पूछा जाए तो हमारा ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पे हमारा कौन सा ट्रांजिशन स्टेट, अब ट्रांजिशन स्टेट। अब चलो मैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखा जाए तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, यहां से यहां, तो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देख रहे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कौन है, ये, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा। फिर बात किया जाए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हमारा। एक्टिवेशन एनर्जी तो ये होता है, यानी रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कितना होगा। अब हम पूछेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटीएच भी लिख सकते, ईटी भी लिख सकते, ईटीएच भी लिख सकते। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी खुद देखेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी होती है जीरो से लेकर के पूरे के पूरे, तो यहां से पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी, तो ये एनर्जी तो जेड है, और यहां से यहां तक एनर्जी क्या है, एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा, कौन सा एनर्जी, एनर्जी ऑफ हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट प्लस हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों को बनाएंगे तो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, फॉर्मूला भी पता चल गया थ्रेशोल्ड एनर्जी का, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, एक्स प्लस वाई, और थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, जेड। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है। अब हमारा अगर पूछा जाए हमें इवॉल्व एनर्जी कितना होगा, डेल एच की वैल्यू, चेंज इन एनर्जी, हमारा एनर्जी की चेंजिंग क्या होगा, तो जितना हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी थी, रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी थी उतने में से हमें प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर लेना है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट,
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हम दोनों को भी माइनस कर सकता है, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, x प्लस वन, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, निकालने के लिए डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बाद वाले जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, x, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, x हमारा प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो हमारा क्या आ जाएगी, ये कट करके वैल्यू हमारा क्या आ जाएगी, हमारा माइनस, और हमारा क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगी, कट जाएगी और वैल्यू क्या है माइनस। ये कहने का मतलब हमारा वैल्यू किसमें आ जाएगी, माइनस वाई, इसलिए आएगी माइनस वाई में क्योंकि हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी हमारा ये पता, ये माइनस किसलिए पता चल रहा है, माइनस इसके लिए नहीं पता रहा, माइनस इसलिए पता चल रहा है कि वो एनर्जी क्या इवॉल्व हो रही है, जीरो से कम एनर्जी, बाहर की तरफ एनर्जी है, एनर्जी हमारी इसलिए कि एनर्जी हमारा बाहर की तरफ गई है, और किसी के लिए माइनस नहीं है बल्कि एनर्जी इवॉल्व हुई है हमारे जीरो से कम एनर्जी। फिर उसके बाद हमारा अगर देखेंगे निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल गया, रिएक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। तो इसमें अगर ऐसा ग्राफ दिया हो तो इसके बारे में इतना स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू था डेल एक्स की वैल्यू थी। अब इस क्वेश्चन में स्टडी करते हैं कि फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। अगर हम बात किया जाए कि यहाँ पे अगर रिएक्टेंट पूछा जाए कि फर्स्ट है, तो रिएक्टेंट कौन होगा, इसमें अगर पूछे कि रिएक्टेंट कौन होगा, तो स्टडी करने के लिए इसमें रिएक्टेंट कौन होगा, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन होगा, फर्स्ट ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोग्रेसिव रिएक्शन में कर रहा है तो ये रिएक्टेंट होगा। तब प्रोडक्ट कौन होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसमें कौन होगा, प्रोडक्ट कौन होगा, ये प्रोडक्ट है 5, नंबर 5 प्रोडक्ट है, ठीक है, नंबर 5 प्रोडक्ट है। और आपसे पूछा जाए कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट की बात क्या होगी, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन तो एक स्टेप में क्लियर हो जाता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि हर एक केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हो, अलग अलग स्टेप में भी रिएक्शन होगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड में भी हो सकता है, पहले यहां से यहां तक बना और फिर वो जो हमारा चीज बना उससे फिर हमें प्रोडक्ट की तरफ फिर प्रोग्रेस करना, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो सकता है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हमारे यहां से पहुंचा, फिर एनर्जी कम हुई, फिर वो एनर्जी बढ़ा और तब फिर हमारा एनर्जी बढ़ फिर कम होकर के प्रोडक्ट में हमारा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम देख लिए, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक और चीज भी कुछ बना था, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। तो हमारा इंटरमीडिएट कौन होगा, इंटरमीडिएट, ये हमारा कौन होगा, इंटरमीडिएट हमारा थर्ड, अच्छा इंटरमीडिएट हो गया हमारा थर्ड। अब तुमसे पूछे जाएगा इंटरमीडिएट तो थर्ड हो गया, उसके बाद पूछा जाएगा कि हमारा ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन है, ट्रांजिशन स्टेट मैं बता चुका हूं, ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलेंगे, जहां पे हाई एनर्जी तक पहुंचती है, तो ट्रांजिशन स्टेट कौन होगा इसके लिए, यानी वैसा एनर्जी जहां पे वो रिएक्शन कंप्लीट करने में सक्षम और रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने में हो, तो ट्रांजिशन स्टेट में यहां से इसको बनाने के लिए यहां तक एनर्जी जाना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए यहां तक एनर्जी जाना पड़ेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए कौन है, ट्रांजिशन स्टेट तक हमारा कौन है, हमारा सेकेंड एंड कौन सा हो गया, फोर्थ, ये ट्रांजिशन स्टेट कर गया सेकेंड और फोर्थ। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक चीज स्टडी देखो, एक हमारा कॉन्सेप्ट नोट करो, इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, तो मुझे ग्राफ से पता चल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ईए फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा है ईए सेकेंड, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, यानी इसको प्रोडक्ट ये बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा तो हमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो ये जो एनर्जी जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो स्लो स्टेप रिएक्शन होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना वो फास्ट करेगा। तो स्टेप फर्स्ट जो हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ये ए की वैल्यू इसकी ज्यादा है, यानी स्टेप फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेप फर्स्ट जो हुआ हमारा वो कहलाएगा
स्लो स्टेप रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट जो हुआ, स्टेप फर्स्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसको बोलेंगे स्लो स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन। और स्टेप हमारा क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड जो हुआ हमारा क्या होगा, फास्ट स्टेप रिएक्शन। इससे तो फास्ट ही हुआ, फास्ट स्टेप रिएक्शन। हमारा कौन सा फ्लो हुआ, कौन सा फ्लो हुआ हमारा, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि उसकी एक्सीलरेशन एनर्जी ज्यादा थी किससे, सेकेंड वाले से, उसके तुलना में इसके लिए हमारा स्टेप फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, स्लो, और स्टेप सेकेंड हमारा फास्ट। मान लो कि इसकी एक्सीलरेशन यहाँ पे ज्यादा होती तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, फास्ट होता, सेकेंड क्या होता, स्लो होता। इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप हमारा देख लेंगे, स्लो स्टेप रिएक्शन, और क्या करेंगे हमारा फास्ट स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में इतना स्टडी कर लिए। और मान लो कि चलो ठीक है, इतना इसके बारे में फिर देख लेते हैं। ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। इसमें अगर रिएक्टेंट देखा जाए तो कौन होगा, रिएक्टेंट में कौन होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इसमें कौन होगा, फर्स्ट, प्रोडक्ट कौन होगा, आप स्टडी कर सकते हो, हम बता देते हैं प्रोडक्ट कौन होगा, सॉरी 6 7 नंबर, 7 नंबर में 5 6 और 7 नंबर। अगर इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाए तो इंटरमीडिएट के बारे में कौन होगा, थर्ड एंड फाइव, क्या होगा, थर्ड और क्या होगा, दोनों, दो इंटरमीडिएट है। वो कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। और सबसे फास्ट स्टेप कौन होगा, ये, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी की बात किया जाए तो इसको हम आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ इस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी हमारा सेकेंड, और इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी हमारा कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा फर्स्ट कौन है, या नोटिस कर लो, ई की वैल्यू फर्स्ट ज्यादा है E2 से और E3 से। जब ये ज्यादा है तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हमारा उतना ही क्या होगा, स्लो, फिर सेकेंड, और हमारा स्टेप सेकेंड हमारा क्या होगा, फास्ट, और देन सबसे फास्ट थर्ड वाला। तो हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन फास्ट कर रहा है, कौन सेकेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया जाए तो हमारा ये वाला स्टेप फर्स्ट फास्ट, सॉरी स्लो है, स्टेप सेकेंड हमारा, फिर इसके बाद स्टेप थर्ड। अब हम ट्रांजिशन स्टेप के बारे में पूछेंगे, इसके लिए थोड़ा इसको थोड़ा हम इस तरह से घेर लेते हैं, थोड़ा हमें समझ में आ जाए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले के लिए। अब अगर हमें पूछा जाए कि हमें ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सा है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन होगा, तो देखो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ, ये ट्रांजिशन स्टेट में आसानी से देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता कर लेंगे तो अगर देख लो स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है तो स्टेबिलिटी कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल के बारे में पूछा है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट में हमारा देखो ये वैल्यू की वैल्यू हमारा ट्रांजिशन स्टेट में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, सॉरी। तो अब हमारे उसमें अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो स्टेबिलिटी में जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना जिसकी एनर्जी कम होगी। तो 6 वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा 4 वाला, और फिर सेकेंड वाला। ज्यादा स्टेबल हमारा कौन होगा, स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी जितनी कम उतना ज्यादा स्टेबल। हमें पता है जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इतना हम लोग चीज ने स्टडी किया, अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा तो इसके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं।
और आगे का जो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए यह ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। एंडोथर्मिक के लिए अगर ग्राफ बनाना है तो हमें एनर्जी को ध्यान में रखना है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी, ये बात हमें ध्यान में रखना है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तब हम एंडोथर्मिक के लिए बना सकते हैं। इसके लिए हम बना लेंगे, अपने से भी बना सकते हो, पर ट्राई करना